Hello, my dear students. In this session, we will be taking up all the memory-based questions that have appeared in SNAP 2023, slot 1 of 10th of December. चलिए शुरू करते हैं. एंड दीज आर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, तो ऑप्शंस भी कई सारे रिक्रिएटेड होंगे और क्वेश्चन की लैंग्वेज में भी थोड़ा बहुत बदलाव होगा. और अगर कहीं पे आपको किसी क्वेश्चन में लगता है कि कुछ लैंग्वेज में ज़्यादा फर्क है जिससे आंसर में फर्क आ सकता है, तो यू कैन ऑलवेज कमेंट. ठीक है, वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट to make it as close to the real examination as possible. शुरू करते हैं. First question is, Roy bought articles at ₹20 per item. He sells them for ₹2, ₹4, ₹6 and so on. He intends to make at least a profit of 40%. कम से कम 40% का प्रॉफिट उसको बनाना है on his sales. So what will be the minimum number of articles he should sell? यहाँ पे मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है और मैं उसका मिनिमम प्रॉफिट होना चाहिए 40% का. 20 में परचेज किया हर एक आइटम को, वो सेल कर रहा है, तो फर्स्ट आइटम को वो सेल करता है ₹2 पे, सेकंड को 4 पे, थर्ड को 6 पे, देन 8 पे, देन 10 पे एंड सो ऑन. तो जितने ज़्यादा आर्टिकल्स को सेल करेगा उतना ही ज़्यादा उसका जो सेलिंग प्राइस है वो हर एक आर्टिकल के लिए इंक्रीज करता जाएगा. हमें वो सबसे मिनिमम वैल्यू चाहिए जिसके लिए हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज एट लीस्ट 40%. ठीक है, सो इट इज अज्यूम दैट हिज प्रॉफिट परसेंटेज 40%. सो 40% अगर प्रॉफिट परसेंटेज होगा तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? एवरेज सेलिंग प्राइस, बिकॉज हर एक का सेलिंग प्राइस डिफरेंट है. तो एवरेज सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू 20 है सीपी उसका, 20 का 40% विल बी 8, so that will be his profit. So 28 rupees should be his average selling price. And if he is selling n articles, in that case total sales कितना होगा उसका? total revenue will be 28 into n. और यही चीज, क्योंकि ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसका लास्ट टर्म क्या होगा? सिंस एवरी टर्म इज 2 times n, 2n है कि नहीं? सो लास्ट टर्म इसका हो जाएगा 2n, जनरल टर्म हो जाएगा 2n. सम क्या आ जाएगा इसका? पूरा सम क्या आ जाएगा? 2 + 4 + 6 till 2n. सो 2 को कॉमन ले सकते हैं, अंदर बच जाएगा 1 + 2 + 3 till n. सो दिस इज नथिंग बट 2 into n into n + 1/2. 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया. सो दिस विल बिकम 28n शुड बी इक्वल टू n into n + 1. एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन बन गई. एक बार हमने प्रॉब्लम को समझ लिया, ठीक है, n से n डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा. 28 इज इक्वल टू n + 1. सो n विल बी इक्वल टू 27, विच इंप्लाइज दैट ही शुड सेल मिनिमम 27 यूनिट्स. ये जो n की वैल्यू आई है ये मिनिमम वैल्यू आई है, दिस इज नॉट द ओनली वैल्यू. सो अगर 27, क्वेश्चन ये पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर correct. So 27 is also correct. 28, 29, any number greater than 27 will give him at least a profit of 40%. So option B will be our answer, 27. Is that clear? Okay. और अगर ये वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में आती, जस्ट इन केस, तो फिर उस केस में हम जो नेक्स्ट वैल्यू होती उसको लेते. फॉर एग्जांपल अगर ये वैल्यू हमारी आती है 29.34, तो फिर 30 शुड हैव बीन अवर मिनिमम क्वांटिटी फॉर द क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट वन. Question number 2. This is question number 1. Question number 2 is saying A and B have bags full of 1 rupee coins. The total value of the amount with them is ₹45. There was a hole in both the bags due to which 5 1 rupee coins were dropped from each bag. Total 45 rupees है उनके पास और दोनों के बैग में एक एक होल है जिसकी वजह से दोनों के बैग से 5 1 rupee coins are dropped. Product of the remaining number of coins in the bags is now 124. Now 124 is a very interesting number. 124 क्या है? This is 31 into 4. 31 is a prime number. तो और फैक्टराइज तो इसको नहीं कर सकते. सो यहीं से क्वेश्चन बहुत आसान और खत्म हो जाता है. ठीक है ना? 31 into 4 आ रहा है, यानी कि एक के पास 31 कॉइन्स है, एक के पास 4 कॉइन्स है और दोनों के बैग से 5 कॉइन्स ड्रॉप हुए हैं, यानी कि इनिशियली 31 + 5 और 4 + 5 कॉइन्स रहे होंगे 36 and 9. और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन्स इन द बैग्स इनिशियली. सो आंसर विल बी 36 into 9, विच इज 360 - 36, 324. ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर. क्लियर है? एग्जाम में ये ऑप्शंस नहीं रहे होंगे, एग्जाम में ऑप्शंस डिफरेंट रहे होंगे. ठीक है, तो बट आंसर हमारा 324 हो जाएगा. क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्लियर है? अगर वैल्यूज कुछ और होती, 124 की बजाय कुछ और वैल्यू होता, तो यहाँ पे हमें इक्वेशन बनाना पड़ता कि इनिशियली हमें पता है कि टोटल 45 कॉइन्स है, तो अगर x कॉइन्स है एक के पास, y कॉइन्स है दूसरे के पास, तो x + y इज इक्वल टू 45. देन 5 कॉइन्स दोनों के बैग से ड्रॉप हो गए हैं, तो पहले के पास कॉइन्स बचेंगे x - 5 एंड सेकेंड के पास y - 5.
एंड x माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 124. इसके बाद में इन एनी केस फैक्टराइज करना पड़ता. सो पॉसिबिलिटीज आर कि ये 31 एंड 4 होगा. 1 और 124 हो नहीं सकता बिकॉज वो वैल्यूज बहुत बड़ी हो जाएंगी. x प्लस वाई हमारा 45 होना है और दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज हैं. ठीक है. सो डेफिनेटली अगर x माइनस 5 31 है तो x हो जाएगा 36, y हो जाएगा 9. बाकी प्रोसेस समझ ही गए होगे. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. इमरान सोल्ड अ मोबाइल फोन for rupees 17600 after giving 12% discount on its mark price. He earned a profit of 10%, so we have to find the profit percentage earned by him when no discount is given. Very easy question. बहुत बार किया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस किया होगा. यहाँ पे एक चीज जिसपे कि बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहा है वो है कि मोबाइल फोन का प्राइस क्या है, कितने पे उसको सेल किया है. इसकी कोई जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, इसकी कोई जरूरत नहीं, तो हम इसको इग्नोर करेंगे. ठीक है. इसके साथ भी सॉल्व हो जाएगा, पर जब इसकी जरूरत नहीं है, ये वैल्यू कॉम्प्लेक्स होगी तो अननेसेसरी हमारी कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स करेगी. क्वेश्चन कह रहा है 12% का डिस्काउंट दिया है मार्क प्राइस पे. तो अगर मार्क प्राइस हमारा 100 है लेट अस से, तो आफ्टर 12% डिस्काउंट सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 100 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 88. एंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 10%, यानी कि सेलिंग प्राइस 10% क्या है 1/10 का प्रॉफिट हुआ है उसको. यानी कि अगर 10 हमारा सीपी था तो 1 का प्रॉफिट हुआ है. इजंट इट सो? तो 11 हमारा सेलिंग प्राइस होगा. तो अगर सेलिंग प्राइस 88 है, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, सीपी विल बी 10/11 ऑफ 88 which is equal to 80 rupees. Now the question is saying find the profit percentage earned by him when no discount is given. यानी कि 80 रुपीज कॉस्ट प्राइस है और अगर 100 पे ही सेल किया होता तब क्या प्रॉफिट होता. प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपीज का इन एब्सोल्यूट टर्म्स, और परसेंटेज में दिस विल बी 20/80, 20/80 which is 1/4 which is 25%. तो क्वेश्चन इज डन विद इन सेकेंड्स. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. क्या बात समझ में आती है? ठीक है. इसके बजाय हम जैसे हमने मार्क प्राइस से डिड्यूस किया, सिमिलरली कॉस्ट प्राइस से भी जा सकते थे. ये कर सकते थे कि सीपी को 100 मान लेते, लेट अस से कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100. 10% का प्रॉफिट हुआ है तो प्लस 10% यानी कि 110 हमारा सेलिंग प्राइस होगा, और ये 110 वैल्यू आई है 12% का डिस्काउंट देने के बाद में. सो अवर मार्क प्राइस विल बी व्हाट, 12% का डिस्काउंट दिया तो दिस इज 88% ऑफ मार्क प्राइस. सो मार्क प्राइस विल बी 100/88 इंटू 110. 22 से दिस विल बी 4, 4, 5 बार जाएगा. सो 25 इंटू 5 125 रुपीज हमारा मार्क प्राइस है. सो डेफिनेटली 100 से कॉस्ट प्राइस है, 125 मार्क प्राइस है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है. सो चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बात तो एक ही है. ठीक है. क्लियर होता है क्वेश्चन. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. सवाल नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग ड्यूरिंग एन इवेंट 160 पर्सन्स पार्टिसिपेटेड. द पार्टिसिपेंट्स वर ग्रुप्ड इनटू मेल एंड फीमेल. There were 1240 apples to be distributed among them. If each male gets 7 apples and each female gets 12 apples, find the number of females present at the event. So males plus females का जो total sum है that is 160. And total 1240 apples were distributed among them. Each male gets 7 apples. Total apples given to males is 7m. Each female gets 12 apples. So total apples given to females is 12f. और इनका sum is equal to 1240. नाउ फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7m प्लस 7f विल बी 160 इंटू 7 विच इज 1120. अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 7m से 7m कैंसिल आउट हो जाएगा. 12f माइनस 7f विल बी 5f और 5f विल बी इक्वल टू 1240 माइनस 1120 विच इज इक्वल टू 120. तो यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी हमारी 24, और क्वेश्चन में नंबर ऑफ फीमेल्स ही पूछा है तो नंबर ऑफ फीमेल्स हमारा 24 होगा. ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा. अगर नंबर ऑफ मेल्स पूछता तो 160 में से 24 सब्ट्रैक्ट कर देते 136 हमारा आंसर हो जाता. इज दैट क्लियर? ओके. ठीक है. इसी क्वेश्चन को करने का एक और अप्रोच है, वो भी देख लेते हैं. एलिगेशन से भी इसको किया जा सकता है कि टोटल 160 पार्टिसिपेंट्स हैं और टोटल 1240 एप्पल्स हैं. तो ऑन एन एवरेज कितने एप्पल्स मिले होंगे एक पार्टिसिपेंट को, 1240 अपॉन 160. 0 से 0 गया. अगेन ये 124 नंबर आ रहा है विच इज 31 इंटू 4. तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 31 अपॉन 4 आ जाएगा एक एवरेज वैल्यू जो हर एक पार्टिसिपेंट को मिला होगा. और हमें पता है कि मेल्स को मिले हैं 7 एप्पल्स, फीमेल्स को मिले हैं 12 एप्पल्स, एवरेज है 31 अपॉन 4. सारी वैल्यूज को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, ताकि प्रॉपरली एलिगेशन लगा सके. फ्रैक्शन में क्यों कैलकुलेशन करेंगे. सो दिस विल बिकम 31, दिस विल बिकम 48, this will become 28. Now 31 minus 28 is 3, 48 minus 31 is 17. तो रेशियो मेल और फीमेल का है 17:3 का. टोटल है 20 और 20 की वैल्यू हमें गिवन है 160. 20 यूनिट्स इज इक्वल टू 160 यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 8. तो फीमेल्स विल बी 3 into 8 which is equal to 24. क्लियर? ओके. कोई दिक्कत?
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट वन पे चलते हैं। इंस्टेड एक और एक बार इस चीज को समझ लेते हैं, ठीक है, जहां पे कि इक्वेशन बनाए बगैर भी हम इस क्वेश्चन को क्योंकि सॉल्व कर सकते हैं, और ये मेथड भी समझना इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लोगे तो फिर और भी आसान हो जाएगा। क्यों लिखोगे इतना सब कुछ, देखो समझने की कोशिश करते हैं इन इक्वेशंस को। क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग एन इवेंट 160 पर्सन्स पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेंट्स वर ग्रुप्ड इनटू मेल एंड फीमेल, 1 to 40 टोटल एप्पल्स हैं, हर एक मेल को 7 मिले हैं, हर एक फीमेल को 12 मिले हैं। तो इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि एवरी मेल हैज गॉट 7 एप्पल्स, एवरी फीमेल हैज गॉट 7 एप्पल्स प्लस 5 एप्पल्स, तो 7 तो सभी को मिले हैं, ठीक है। तो अगर हम 7 एप्पल्स सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, सारे 160 पर्सन को, इफ यू डिस्ट्रीब्यूट 7 एप्पल्स, तो 160 इंटू 7 कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 1120 एप्पल्स तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। रिमेनिंग है 120 एप्पल्स, और ये 120 एप्पल्स 5 एप्पल्स दिए गए हैं फीमेल्स को, 5 एप्पल्स दिए गए हैं फीमेल्स को, तो यानी कि 120 एप्पल्स बचे हैं, और एवरी फीमेल हैज गॉट 5, तो टोटल फीमेल्स भी 120 by 5 विच इज 24। तो ये इक्वेशंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे भी कम में हमारा काम हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, और वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में आता रहता है, इजी क्वेश्चन है, तो कोई इसमें बॉदर करने की जरूरत नहीं है। बट इजी क्वेश्चन को भी आप कितने कम समय में सॉल्व करते हो, दैट ऑल्सो डिटरमाइंस कि आप कितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। दैट इज वाई हमने मल्टीपल अप्रोचेस देखे इस क्वेश्चन में भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ कंटेनर हैज अ मिक्सचर कंटेनिंग 3/4 ऑफ मिल्क एंड रिमेनिंग इज वाटर. After diluting the mixture with water, final mixture contains half milk and half water. So how much of the liquid will be extracted and replaced with water? ठीक है, ऐसे किसी भी केस में जहां पे कि हमें ऐसा क्वेश्चन गिवन हो, जो हमारी फिक्स्ड वैल्यू है हमें उस पर फोकस करना है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हर बार वी आर रिप्लेसिंग विद वाटर, ठीक है। सो वील फोकस ऑन मिल्क। इनिशियली क्या है कहानी, इनिशियली द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:1, बिकॉज मिल्क 3/4 है, यानी कि 3:1 का रेशियो है मिल्क और वाटर का। और फाइनली क्या हो जा रहा है, आफ्टर डाइल्यूशन फाइनल मिक्सचर में हाफ मिल्क है हाफ वाटर है, यानी कि टोटल अगर मिक्सचर 4 है, 4 यूनिट है हमारा, तो फाइनली भी 4 यूनिट होना चाहिए, लेकिन अब फाइनली हमारा दोनों बराबर होंगे, यानी 2:2 का रेशियो होगा। वाटर को हम चेंज कर रहे हैं तो वाटर पे फोकस नहीं करेंगे, मिल्क को चेंज नहीं कर रहे हैं, मिल्क जितना इनिशियली होगा, ठीक है ना, अल्टीमेटली मिल्क में ही कमी आएगी। और मिल्क में कितनी कमी आ रही है, इनिशियली हमारा मिल्क है 3 यूनिट्स, अगर ये 4 लीटर था तो मिल्क हमारा 3 लीटर होता, और फाइनली 4 लीटर है लेकिन मिल्क हमारा 2 लीटर है, तो मिल्क 3 लीटर से 2 लीटर हो गया, तो मिल्क में कमी आ रही है, और मिल्क हम ऊपर से ऐड नहीं कर रहे हैं, इजंट इट सो। तो मिल्क अगर हमारा 3 लीटर से 2 लीटर हो गया है, यानी कि 1/3 मिल्क हमने रिमूव कर दिया है, विच इंप्लाइज कि 1/3 मिक्सचर हमने रिमूव कर दिया है, तो रिमूवल हुआ है 1/3 मिक्सचर का, और वही रिप्लेस हुआ है, वही रिप्लेस हुआ है। सो आंसर विल बी 1/3, ऑप्शन सी। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, शॉपकीपर मिक्सेस 2 types of sugar. If he mixes them in the ratio 3:2, his profit is 10%, and if he mixes them in the ratio 2:3, his profit is 5%. 10% यानी कि 1/10 का प्रॉफिट हुआ है पहले वाले केस में, 5% यानी कि 1/20 का प्रॉफिट हुआ है दूसरे वाले केस में। If the selling price of the mixture is ₹40, यानी कि दोनों ही केसेस में सेलिंग प्राइस इज सेम, दैट इज इक्वल टू ₹40, देन फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ शुगर। ठीक है, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, तो अगेन ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें रेशियो ही चाहिए सिर्फ, तो 40 इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस की कोई वैल्यू होती हमारा काम चल जाता। लेट अस अज्यूम कि x इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ शुगर एंड y इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड टाइप ऑफ शुगर, तो CP1 एंड CP2 आर x and y. So in the first case he is mixing them in the ratio 3:2, तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा 3x प्लस 2y, और क्योंकि 3:2 है तो डिवाइड बाई 5 करेंगे, 3 + 2 से डिवाइड भी करेंगे, सो दिस विल बी आवर एवरेज कॉस्ट प्राइस। और इस पे प्रॉफिट हुआ है 10% का, इस पे प्रॉफिट हुआ है 10% का, तो दिस मल्टीप्लाइड बाई 11/10, ये हमारा सेलिंग प्राइस आएगा, दिस विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस, इजंट इट सो, ठीक है। और सिमिलरली दूसरे वाले केस में क्या है 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 5, दिस विल बी अवर कॉस्ट प्राइस, और दूसरा वाले केस में प्रॉफिट हमारा हो रहा है 5% का, यानी 1/20 का, तो इंटू 21/20 विल बी अवर सेलिंग प्राइस। अब काटा पीटी मचाते हैं, क्रॉस करते हैं, जितनी चीज़ों को कैंसिल आउट कर सके, 10 से काटेंगे 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये इस 2 को इधर लेके आ जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए, सो दिस विल बिकम 22 into 3x plus 2y is equal to 21 into 2x plus 3y.
सो दिस विल बी 22 इंटू 3 यानी कि 66x प्लस 22 इंटू 2 44y इज इक्वल टू 21 इंटू 2 42x प्लस 21 इंटू 3 63y। x को एक साइड में लेके आके 24x विल बी इक्वल टू 63 माइनस 44 यानी कि 19y। तो यहाँ से x और y का रेशियो हमारा आ गया x बाई वाई इज इक्वल टू 19/24। ठीक है, वेरी डुएबल क्वेश्चन एग्जाम में। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्लियर है? ओके, कोई दिक्कत? अगर सेशन समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली सेशन को लाइक जरूर करना है। ठीक है, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में अगर डाउट आ रहा है, आई एम ट्राइंग कि सबसे आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करें, बट अगर फिर भी कहीं पे डाउट रह जाता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द क्वेश्चन इज सेइंग 4 डिफरेंट पॉजिटिव नंबर्स आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यानी कि सबसे छोटा सबसे पहले, देन largest number will be the last number. 1/4 of the average of all the 4 numbers is 24, less than the greatest of these numbers. Let us say 4 numbers are A, B, C and D. And since they are written in ascending order, so D will be the largest number. Okay. 1/4 of average of all the 4 numbers. तो average of all the 4 numbers क्या होगा? A plus B plus C plus D divided by 4. Divided by 4. और इसका भी हम कर रहे हैं 1/4. And this number is, this expression is 24 less than the greatest of these numbers. तो greatest number हमारा D है, तो this is equal to D minus 24. ठीक है, सो यानी कि A plus B plus C plus D upon 16 is D minus 24. This is our first equation. Then the question is saying average of first 3 numbers is 32. तो अगर first 3 numbers का average यानी A, B, C का average जो है, average of A, B and C is 32, तो सम आ जाएगा A, B, C का, यानी A plus B plus C will be equal to 32 into 3 96. रिप्लेस कर देंगे अपनी इक्वेशन में, तो 96 plus D upon 16 is equal to D minus 24. 96 divided by 16 कितना है? 96 divided by 16 will be equal to 6. तो 6 plus D by 16 is equal to D minus 24. D की सारी वैल्यूज को एक तरफ लेके चले जाते हैं, तो D minus D by 16 will be equal to 6 plus 24, which is equal to 30. And D minus D by 16 is 15 D by 16, which is equal to 30. 15 से काटेंगे तो 2 times D will be equal to 32. ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलतियां बच्चों से क्या होती है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बट कई बार आप लोग क्या करते हो कि यहाँ पे इस स्टेज पे जैसे ये वैल्यू है तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये 16D हो जाएगा, फिर 16 into 24 करोगे, अननेसेसरी अपने लिए कैलकुलेशन बढ़ाओगे, जबकि स्ट्रेट अवे 96 को 16 से डिवाइड करो तो ये वैल्यू 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर सारी वैल्यूज अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएंगी। तो कभी भी अपने लिए कैलकुलेशन को, यहाँ पे तो फ्री वैल्यूज आसान है, किसी किसी क्वेश्चन में काफी टिपिकल हो जाती है और अननेसेसरली आप अपनी कैलकुलेशन को बढ़ाते हो और उसमें 30-40 सेकंड्स या 1 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा वेस्ट करते हो। तो जितना ज्यादा अपने लिए कैलकुलेशन को सिंपल रखोगे, जहां पे मल्टीप्लाई नहीं करना है वहां पे डायरेक्टली लिखो, जहां पे जितना सिंपल तरीके से आप कर सको उतना सिंपल तरीके से करने की कोशिश करोगे, आपका टाइम भी सेव होगा, एक्यूरेसी भी ज्यादा होगी और गलतियां भी कम होगी। ठीक है, तो D इज इक्वल टू 32 आ जाएगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हालांकि एक इश्यू है, ठीक है, लैंग्वेज में संभाव कहीं ना कहीं पे इश्यू होगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने जैसे बताया कि यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर नहीं लिखा था, कि 4 डिफरेंट नंबर्स हैं, मतलब उन्होंने जो क्वेश्चन फ्रेम किया उसमें असेंडिंग ऑर्डर मेंशन नहीं करके रखा हुआ था। अब एग्जाम में मेंशन था कि नहीं मेंशन था ये मुझे नहीं पता है, बट वॉट एवर इट इज, इस क्वेश्चन में एक डाउट है। वो डाउट ये है कि क्वेश्चन हमसे पूछा है ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द गिवन नंबर्स इज व्हाट, और ग्रेटेस्ट नंबर हमारा आ रहा है 32। डेफिनेटली 32 ही आएगा जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे, बट प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन यहाँ पे ये भी कह रहा है कि एवरेज ऑफ एबीसी इज 32। तो अगर ग्रेटेस्ट नंबर हमारा 32 है तो बचे हुए 3 नंबर्स का एवरेज 32 कैसे आ सकता है? दैट इज अ डिस्क्रिपेंसी इन दिस क्वेश्चन, कि इसका मतलब है या तो सारे के सारे नंबर सेम है, अगर सेम है तो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होंगे। ठीक है, और अगर असेंडिंग ऑर्डर लिखा नहीं होगा क्वेश्चन में तो फिर आप ये कैसे पता करोगे कि विच वन इज द ग्रेटेस्ट नंबर? हो सकता है पहले 3 नंबर्स में से ही कोई ग्रेटेस्ट हो, इजंट इट सो? ठीक है, और मल्टीपल इक्वेशंस में 2 ही इक्वेशंस बनने वाली हैं। तो एक ये चीज जो है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इशू है, समहाउ मे बी लैंग्वेज का इशू है, या फिर स्नैप ने ही क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसा देके रखा है, तो क्वेश्चन समहाउ गलत है। अगर टेक्निकली ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज नॉट राइट, बिकॉज लार्जेस्ट नंबर शुड नॉट कम आउट टू बी इक्वल टू 32 व्हेन द एवरेज ऑफ अदर 3 नंबर्स इज इक्वल टू 32। These 2 informations are not consistent. Anyway, the answer is 32. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
Next one is saying A and B complete a certain work together in 2 days working 5 hours a day. B and C complete the same work in 4 days working 5 hours a day. C and A complete the same work in 2 days working 5 hours a day. एक सेकेंड, इसमें कहीं पे 5 की बजाय 6 है आई गेस. ठीक है, कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 डेज. In how many days can A finish the work alone if he works for 5 hours a day? So there is some, I guess, some discrepancy is there इस क्वेश्चन में. So A and B 2 days वर्क कर रहे हैं, वर्किंग 5 hours a day. इसमें क्या होगा? Where in this question, this should be 6 hours a day. ये 5 नहीं होगा, this should be equal to 6 hours a day. ठीक है, so A and B are working in 2 days और 2 days में वर्क कंप्लीट करते हैं, जबकि वो डेली 5 hours वर्क कर रहे हैं, यानी कि 10 hours में they are completing the work. While B and C can complete the same work in 4 into 5, 20 hours, and C and A can complete the same work in 2 into 6, यानी कि 12 hours में. So 10, 20 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 60. तो अगर 60 हमारा वर्क है टोटल, तो एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी विल बी 6 यूनिट्स, दैट ऑफ बी एंड सी विल बी 3 यूनिट्स, एंड दैट ऑफ सी एंड ए विल बी 5 यूनिट्स. तो तीनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है? दैट विल बी इक्वल टू 6 + 3 + 5, यानी कि 14. सो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाइए 7 यूनिट्स. क्वेश्चन हमसे ए के बारे में पूछ रहा है, तो ए की एफिशिएंसी निकाल लेंगे. बी सी की एफिशिएंसी है 3, ए प्लस बी प्लस सी की है 7, सो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 7 - 3, and that is equal to 4. Question is asking, in how many days can A finish the work alone if he works for 5 hours a day? So number of hours A को कितने लगेंगे? टाइम लगेगा A को 60. टोटल वर्क है, A की एफिशिएंसी 4 है, यानी कि 15 hours टाइम विल बी टेकन बाय A. बट गलती से भी यहाँ से 15 मार्क नहीं कर देना, बिकॉज क्वेश्चन नंबर ऑफ डेज पूछ रहा है और A is working every day for 5 hours. So number of days will be 15 by 5, which is equal to 3 days. क्लियर है? ऑप्शन ए विल बी द आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज सेइंग 3 फ्रेंड्स सोनू, मोनू एंड रोमू प्ले क्रिकेट. दे स्कोर्ड 342 runs in total. If the ratio of runs scored by Sonu and Monu is 3:2 and ratio of runs scored by Monu and Romu is also 3:2, then find the number of runs scored by Romu. So very simple question. Sonu, Monu and Romu. Sonu और मोनू का रन्स का रेशियो इज 3:2. दैट ऑफ मोनू और रोमू इज 3:2 अगेन. तो दोनों को इक्वल कर लेंगे. पहले वाले केस में वील मल्टीप्लाई बाई 3 ताकि मोनू के रन्स इक्वल हो पाए, है कि नहीं? मोनू के रन्स का जो रेशियो इक्वल हो पाए, तो पहले वाले में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. क्लियर है? तो 3 into 3 will be 9, 2 into 3 will be 6, and 2 into 2 will be 4. So 9 to 6 is to 4. टोटल हमारा 9 + 6 15 + 4 19 यूनिट्स, और 19 यूनिट्स की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 342 रन्स. सो 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 342 डिवाइडेड बाई 19, 18 आ रहा है. सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 18 रन्स. क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? रोमू ने कितने रन स्कोर किए, यानी 4 यूनिट की वैल्यू स्कोर कितना पूछ रहा है? 4 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है कि 4 यूनिट, या फिर रोमू ने टोटल नंबर ऑफ रन्स कितने स्कोर किए हैं. सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 18, तो 4 into 18 टोटल 72 रन्स हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा. ऑप्शन सी. ठीक है, ऑप्शन अगेन आई विल सेइंग कि ऑप्शंस जो गिवन है वो एग्जाम में डिफरेंट होंगे, तो 72 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर है? ऑप्शन सिर्फ इसलिए दिए हैं बिकॉज आगे के स्लॉट में भी है, वहां के लिए प्रैक्टिस के लिए वी शुड हैव ऑप्शंस एंड एवरीथिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग लेटर्स of the word minute MINUTE be arranged such that vowels occupy only odd positions. बिल्कुल ये 6 लेटर्स वाला क्वेश्चन ये 2-3 बार पूछा जा चुका है, रिपीट हो रहा है. ठीक है, वर्ड डिफरेंट होता है और हर एक में क्या होता है? 3 वॉवेल्स होते हैं, 3 कॉन्सोनेंट्स होते हैं. यहाँ भी वही सेम चीज़ है. MINUTE IUE, देयर आर 3 वॉवेल्स, 3 कॉन्सोनेंट्स. तो वॉवेल्स को हमें ऑड पोजिशंस पे रखना है, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पे वॉवेल्स को रखेंगे, बाकी जगह पे कॉन्सोनेंट्स आएंगे. और क्योंकि 3 वॉवेल्स 3 कॉन्सोनेंट्स है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. वॉवेल्स को अरेंज करेंगे 3 फैक्टोरियल तरीके से और कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करेंगे 3 फैक्टोरियल तरीके से. टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 6 into 6 विच इज इक्वल टू 36. क्लियर? ओके,
Next question, question number 11. In how many ways 7 different chocolates can be distributed to A, B and C such that at least one of them gets exactly one chocolate? 7 डिफरेंट चॉकलेट्स हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी और सी के बीच में, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम गेट्स एग्जैक्टली वन चॉकलेट. अगर ये सेम चॉकलेट होती तो केस अलग होता, ठीक है, बट ये डिफरेंट चॉकलेट्स हैं तो अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट होगा. क्लियर है? क्या क्या केसेस बन सकते हैं? अगर 7 चॉकलेट्स हैं हमारी, एक केस बन सकता है हमारा कि एक को 1 चॉकलेट मिले और एक और को 1 चॉकलेट मिले और 5 चॉकलेट्स बचे, ठीक है, 1 1 5. या फिर हो सकता है 1, हाँ सबसे पहले 0 को भी कंसिडर कर लेते हैं, एक को 1 मिले, एक को 0 मिले, एक को 6 मिले, बिकॉज क्वेश्चन ये कहीं नहीं कह रहा है कि एटलीस्ट 1 चॉकलेट मिलनी चाहिए, बस ये कह रहा है कि एटलीस्ट 1 शुड गेट एग्जैक्टली 1 चॉकलेट. ठीक है, सो 0 भी चॉकलेट्स मिल सकती हैं किसी को, तो 106 का एक केस बन गया, 115 का एक केस बन गया और एक केस बनेगा 124 का, एंड देन एक केस बनेगा हमारा 133 का. यही 4 केसेस बनेंगे. इन चारों केसेस में नंबर ऑफ वेज निकाल लेते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के. तो सबसे पहले 106 में कितने वेज बनेंगे? 106 है यानी कि 7 चॉकलेट्स को अरेंज कर रहे हैं, तो 7 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल, ये तो ग्रुपिंग हो गई. ठीक है, अब इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करना है. 3 लोग हैं, 3 डिफरेंट लोग हैं और तीनों के लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन 106 है, तो 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो जाएगा 106 भाई ए बी और सी के लिए. ठीक है, 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7 फैक्टोरियल बाई 6 यानी कि 7 बचा, 7 इंटू 6 दिस विल बी 42. देन सेकेंड केस है 115 का, इसकी ग्रुपिंग होगी 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई करने के बाद में ये कितना है 115 यानी कि एक 5 है हमारा. अब 5 चॉकलेट्स या तो ए को देंगे या बी को देंगे या सी को देंगे, बाकी दोनों को एक एक देना है, तो यहाँ पे तो 3 ही तरीके आने वाले हैं, या फिर 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, जैसे भी समझो. ठीक है, सो 7 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 7 इंटू 6 यानी कि 42 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज 126. देन थर्ड केस इज 124 124 और 124 वाला सारे डिफरेंट है, तो दिस विल बी 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, एक सेकेंड, 3 फैक्टोरियल नहीं होगा, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. ठीक है, और दिस मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि तीनों डिफरेंट है, मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल. ये वैल्यू आएगी 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल यानी कि 7 फैक्टोरियल बचा 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल को कैंसिल आउट कर दिया, बचा डिवाइड बाई 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 से 2 गया, तो दिस विल बी 7 इंटू 5 35 इंटू 6 210 इंटू 3 630. और लास्ट केस हमारा आ गया 133 वाला. ठीक है, तो 133 वाले केस में क्या होगा, इसमें आएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल यानी मल्टीप्लाइड बाई 3, ये आ जाएगा 7654 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल विच इज अगेन 6 मल्टीप्लाइड बाई 3, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 7 4 28 इंटू 5 140 3 420. तो टोटल सम आ गया हमारा 42 प्लस 126 प्लस 630 प्लस 420, थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, 1050 1176 प्लस 42 यानी कि 1218 विल बी आवर आंसर. क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 इज सेइंग टू सेलेक्ट अ ग्रुप out of 3, to select a group out of 3 and unbiased dice rolled. If the dice shows 1, then group X is chosen. If the dice shows 2 or 3, then group Y is chosen. And if it shows 4, 5 or 6, then group Z is chosen. Group X has 3 girls, 2 boys. Group Y has 3 girls, 4 boys. And group Z has 4 girls and 5 boys. The dice is rolled and the group is chosen. If it is known that a girl is chosen, find the probability that she is chosen from group Y. लंबा क्वेश्चन है डेफिनेटली. ठीक है, इफ इट इज नोन दैट अ गर्ल इज चोजन यानी कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है. द कंडीशन इज गिवन दैट द गर्ल इज चोजन एंड वी हैव टू फाइंड आउट दैट द गर्ल हैज बीन चोजन फ्रॉम ग्रुप वाई. तो एक गर्ल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी पहले निकाल लेते हैं. ठीक है, अगर डाइस में 1 शो करता है, 1 शो करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6 होगी ऑब्वियसली. तब फिर ग्रुप एक्स को चूज करेंगे. अगर डाइस में 2 शो करे या फिर 3 शो करे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/6 यानी कि 1/3, तो वाई चूज होगा. और अगर डाइस में 4, 5 या 6 शो करेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2.
तो फिर Z ग्रुप को चूज किया जाएगा। अगर X ग्रुप चूज किया गया है तो उसमें से गर्ल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 गर्ल्स हैं 2 बॉयज हैं यानी कि टोटल 5 है, 5 में से 3 गर्ल्स हैं यानी कि 3/5 प्रोबेबिलिटी होगी गर्ल को चूज करने की। Y वाले ग्रुप में 3 गर्ल्स हैं 4 बॉयज हैं तो 3/7 प्रोबेबिलिटी होगी गर्ल को चूज करने की। और Z वाले ग्रुप में 4 गर्ल्स 5 बॉयज यानी कि 4/9 प्रोबेबिलिटी होगी दैट अ गर्ल इज चोजन फ्रॉम ग्रुप Z। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट द गर्ल इज चोजन ये क्या आएगी हमारी 1/6 इंटू 3/5। ठीक है, 1/6 इंटू 3/5। एक सेकेंड, इसको कहां पे लिखें, इधर लिख लेते हैं। तो 1/6 इंटू 3/5 प्लस 1/3 इंटू 3/7 प्लस 1/2 इंटू 4/9। इसे काटा, नीचे 2 आया तो दिस इज 1/10, दिस इज 1/7 प्लस 2/9। ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई दैट अ गर्ल इज चोजन। एंड क्वेश्चन इज आस्किंग प्रोबेबिलिटी दैट शी इज चोजन फ्रॉम ग्रुप वाई विच इज दिस प्रोबेबिलिटी। तो ये न्यूमरेटर में वैल्यू आ जाएगी हमारी, इजंट इट सो? प्रोबेबिलिटी दैट द गर्ल इज फ्रॉम ग्रुप वाई एंड व्हेन अ गर्ल इज चोजन दैट विल बी प्रोबेबिलिटी व्हेन इंटरसेक्शन ऑफ y एंड g, y यानी कि गर्ल इज फ्रॉम ग्रुप y एंड द गर्ल इज चोजन, इनका इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी दैट अ गर्ल इज चोजन। So this will be equal to 1/7 upon 1/10 plus 1/7 plus 2/9। 10, 7, 9 का एलसीएम आएगा हमारा 10 इंटू 7 इंटू 9। तो न्यूमरेटर में भी 10 इंटू 7 इंटू 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी 10 इंटू 7 इंटू 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो न्यूमरेटर वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 90 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में बचेगा हमारा 7 इंटू 9 पहले वाले में यानी कि 63 प्लस 10 इंटू 9 90 दूसरे वाले में प्लस थर्ड वाले में बचेगा 10 इंटू 7 70 इंटू 140। तो 90 अपॉन 230 प्लस 63 293 विल बी अवर आंसर, ऑप्शन सी। क्लियर है? ठीक है, अच्छा सवाल था, थोड़ा टाइम टेकिंग भी था तो इसको थोड़ा बाद में करना चाहिए था और गलत होने का स्कोप भी था या समझने में अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो। ठीक है, बट आई गेस अभी क्लियर हो गया होगा। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस भी किया है, तो वहाँ पे भी आप प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कई बार क्वेश्चन आया है, तो आप उनको भी देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मोहिनी एंड रोहिणी आर क्लासमेट्स एंड मोहिनी स्पीक्स ट्रूथ 6 आउट ऑफ 9 टाइम्स। मोहिनी ट्रूथ बोलती है 6 आउट ऑफ 9 टाइम्स, यानी ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी है 6/9। और रोहिणी ट्रूथ बोलती है 3 आउट ऑफ 6 टाइम्स, यानी 3/6 प्रोबेबिलिटी है। 6/9 इज नथिंग बट 2/3 और 3/6 इज 1/2। तो दोनों ट्रूथ बोलेंगे 2/3 और 1/2 रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी है, और लाई करेंगे यानी कि झूठ बोलेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी मोहिनी की होगी 1 - 2/3 विच इज 1/3 और रोहिणी की होगी 1/2 विच इज 1 - 1/2। क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर कॉन्ट्रडिक्टिंग ईच अदर ऑन अ सर्टेन फैक्ट। ठीक है, दे आर कॉन्ट्रडिक्टिंग ईच अदर। तो क्या होगा, अगर कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं यानी कि मोहिनी सच बोलेगी तो रोहिणी को झूठ बोलना पड़ेगा, और अगर रोहिणी ने सच बोला है तो मोहिनी को झूठ बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाएगी मोहिनी सच बोले यानी कि 2/3 इंटू रोहिणी झूठ बोले 1/2 प्लस रोहिणी सच बोले यानी कि 1/2 इंटू मोहिनी झूठ बोले यानी कि 1/3। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2/3 इंटू 1/2 यानी 1/3 एंड दिस विल बी 1/6। तो 1/3 प्लस 1/6 विल बी इक्वल टू 1/2। ठीक है, इतना लिखेंगे नहीं हम, तो डायरेक्टली करेंगे इसको कि मोहिनी जब सच बोल रही है तो स्ट्रेट अवे यहीं से इक्वेशन बना देंगे स्ट्रेट अवे। ठीक है, यहाँ पे पहुंच जाएंगे, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, ये क्लियरली हमें सीधे सीधे लिखना है। मोहिनी स्पीक्स ट्रूथ 6 आउट ऑफ 9 टाइम्स, यानी कि मोहिनी की प्रोबेबिलिटी है सच बोलने की 2/3 और रोहिणी की है 1/2। तो 2/3 इंटू 1 - 1/2 प्लस 1/3 इंटू 1/2 1/3 इंटू 1/2। सो स्ट्रेट अवे आंसर आ जाएगा 1/2। क्लियर है? ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14, x, y and z are 3 consecutive numbers and it is given that log of 1 plus xz is equal to 2a, then find the value of a। 3 consecutive numbers है, तो अगर एक नंबर हमारा x है, पहला नंबर x है, नेक्स्ट नंबर विल बी x + 1 यानी y होगा x + 1 और उसका नेक्स्ट नंबर होगा x + 2 विच इज इक्वल टू z। क्वेश्चन कह रहा है log of 1 plus xz, तो log of 1 plus x इंटू z है हमारा x + 2, x इंटू x + 2। दिस विल बी इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस x इंटू x + 2 हो जाएगा x² + 2x। अब ये बन गया 1 + x² + 2x यानी कि x + 1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज log ऑफ
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट 2 टाइम्स log of x plus 1 and this is given as 2a which implies कि a हमारा आ जाएगा log of x plus 1 और x plus 1 क्या है, y है, so this will be equal to log of y. क्वेश्चन में x की ही वैल्यू पूछ रहा है तो x will be equal to log of y. क्लियर है? ठीक है, तो पैटर्न ऑब्जर्व कर लेते हो तो बिल्कुल आसान है. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. If in a decreasing arithmetic progression sum of all the terms except the first term is -75, यानी कि फर्स्ट टर्म के अलावा बाकी जो टर्म्स हैं उनका सबका सम इज माइनस का 75, देन सम ऑफ ऑल द टर्म्स एक्सेप्ट द लास्ट टर्म इज 0, यानी कि लास्ट टर्म को अगर L मान लें सो पहले के सारे टर्म्स का सम इज इक्वल टू 0 और सम तो दोनों केसेस में इक्वल होगा. पहले केस में सम आ रहा है हमारा a प्लस -75 यानी कि a -75 और दूसरे केस में सम आ रहा है हमारा 0 प्लस L. एंड इफ दीज टू आर इक्वल तो L माइनस a की वैल्यू आ रही है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ रही है माइनस का 75. ठीक है, फिर हमें क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस बिटवीन 9th टर्म एंड 13th टर्म इज 20. 9th और 13th टर्म के बीच में कितने टर्म्स है, टोटल डिफरेंस कितने का है, 4 टर्म्स का डिफरेंस है, यानी कि 4 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस का डिफरेंस होगा. ठीक है, डायरेक्टली समझ लोगे तो ज्यादा आसान है, अदरवाइज देखोगे तो T9 हमारा होगा a प्लस 8d, T13 होगा a प्लस 12d, डिफरेंस आ रहा है 4d का. ठीक है, और 4d इज इक्वल टू 20. बट डायरेक्टली देख लेना है कि 4 टर्म्स का डिफरेंस है तो 4d का डिफरेंस है साथ में, क्योंकि ये एक डिक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमारा d लेस देन 0 आएगा, d लेस देन 0 आएगा. और यहाँ पे डिफरेंस दिया है तो 4d विल बी इक्वल टू माइनस का 20, बिकॉज d लेस देन 0 आने वाला है तो d विल बी इक्वल टू -5. d -5 आ गया. अब जैसे ही d -5 है हमें पता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू n-1 टाइम्स d, अगर n टर्म्स है टोटल और d हमारा -5 है तो n-1 इंटू -5 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस का 75. -5 से काटेंगे, यहाँ 15 बचा, n-1 15 के बराबर आ गया तो n इज इक्वल टू 16, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे 16. क्लियर है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 16 और उनमें से लास्ट टर्म को छोड़ दें, लास्ट टर्म को छोड़ दें तो एवरेज हमारा सम हमारा 0 आ रहा है, सम 0 है तो एवरेज भी तो 0 ही होगा. और अगर एवरेज 0 है तो मिडिल टर्म क्या है, ये 15 टर्म्स है हमारे, दीज आर 15 टर्म्स क्योंकि लास्ट टर्म को हटा दिया हमने. और 15 टर्म्स का अगर एवरेज 0 है तो यानी कि जो जस्ट मिडिल टर्म है विच विल बी टर्म नंबर 8, 8वां टर्म हमारा 0 होगा, 0 होगा. उससे 7 टर्म पीछे जाना है यानी कि -7d करेंगे तो T8 -7d विल बी अवर फर्स्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म a विल बी इक्वल टू T8 माइनस का 7d, T8 इज 0 तो 0 - 7 और d है -5 so this will be plus का 35. so our first term will be equal to 35. क्लियर है? ओके, कोई दिक्कत? ठीक है, दिस इज वन वे टू लुक एट इट. अगर ये बात समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो तो ऐसे भी सोच सकते हो कि सम जो हमारा है, टोटल सम क्या होगा, 16 टर्म्स है यानी कि 16/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. ठीक है, और लास्ट टर्म भी हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म -75 यानी कि a प्लस a -75 इंटू 16/2, ये हमारा सम होगा और यही सम हमारा a -75 के भी तो बराबर है यहां से, isn't it so? a प्लस -75, ठीक है, इसके बराबर है. अब यहां से इक्वेट कर लोगे तो भी a की वैल्यू आ जाएगी. तो ऐसे भी किया जा सकता है बट ये तरीका ज्यादा बेहतर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. फ्रॉम ईच वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल with area of 240 square units, corners are cut to form a regular hexagon. So area of hexagon will be what? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं सबसे पहले. ठीक है, इसमें से हर एक कॉर्नर से वी आर कटिंग ट्रायंगल सच दैट जो रिमेनिंग पोर्शन है हमारा वो एक रेगुलर हेक्सागन हो जाए. तो जो रिमेनिंग पोर्शन है दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन. And these angles, all these angles are 60 degrees, all these angles are 60 degrees, यानी कि ये सारे के सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ये भी होंगे. Isn't it so? तो अगर if this is equal to x, this will also be equal to x, and hence this will also be equal to x, this will also be equal to x, this will also be equal to x, सारे के सारे x के बराबर होंगे. ये भी x होगा. ठीक है,
तो ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्मॉल इक्विलेटरल ट्राइंगल विल बी इक्वल टू √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ठीक। और हेक्सागन का एरिया क्या होगा, हेक्सागन के अंदर टोटल 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे, अगर डायग्राम को प्रॉपर्ली बनाए 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे, ये देखो। और इनमें से हर एक केस में यहां भी डायमेंशन सारी की सारी एक्स होंगी, ठीक है। सो एरिया ऑफ हेक्सागन विल बी 6 टाइम्स √3/4 एक्स स्क्वायर। स्मॉल ट्राइंगल्स हमारे 3 हैं, ये बाहर वाले जिनको हमने कट किया है, ये और ये, टोटल 3 स्मॉल ट्राइंगल्स आते हैं, तो उनका एरिया क्या होगा, 3 टाइम्स द स्मॉलर एरिया। तो अगर इस एरिया को हम, अगर इसको हम 1 यूनिट मान लें, ठीक है, या फिर इसको हम डेल्टा मान लेते हैं, ठीक है, तो स्मॉल ट्राइंगल्स का जो एरिया है दैट विल बी 3 डेल्टा, टोटल एरिया 3 डेल्टा है। और हेक्सागन का एरिया कितना है, दैट इज 6 डेल्टा, यानी कि 1:2 का रेशियो है। और टोटल एरिया हमारा 3 यूनिट्स के बराबर है, और 3 यूनिट्स की वैल्यू है 240 के बराबर, तो 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 160 के बराबर, यानी कि 160 स्क्वायर यूनिट्स हमारा हेक्सागन का एरिया हो जाएगा। क्या बात क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन को अपने लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल रख सकते हो उतना रखने की कोशिश करनी है, इसीलिए बहुत ज़्यादा मैंने एक्स में उलझाने की कोशिश नहीं की है कि यहाँ से एक्स में आप कन्वर्ट करो, कोई सेंस नहीं बनता है, हमको रेशियो में बात करनी है, क्योंकि रेशियो में ही सॉल्यूशन हमारा इस क्वेश्चन का आ जाएगा, ठीक है। अनदर वे टू लुक एट इट इज कि आप डायरेक्टली यहाँ पे, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बहुत ही ईजी फिगर है, इसको अगर आप एक बार प्रॉपरली बना लेते हो तो देखो अपन ने 3 ट्रायंगल्स को कट किया और अंदर हमारा हेक्सागन फॉर्म हो गया, ठीक है। अब अंदर भी हमारे हेक्सागन में भी 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे, और ये सारे के सारे जो ट्रायंगल अंदर बनने वाले हैं और ये जो बाहर कट हुए हैं, सब के सब सेम है, ठीक है, ये सब के सब सेम है। टोटल ट्रायंगल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ट्रायंगल्स हैं, जिसमें से कि 3 ट्रायंगल्स को हमने कट किया है, 1 5 और 9 को हमने कट किया है, तो 9 में से 3 को कट किया है, यानी कि 6/9 एरिया अपना बचा हुआ है, तो 6/9 इंटू 240, यानी कि 2/3 इंटू 240, यानी कि 160 हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। सिर्फ इतने से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाला है, कुछ भी एक्स वाई में खेलने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे ये क्वेश्चन इतने में खत्म हो जाएगा। क्या ये बात समझ पाती है, क्या ये बात समझ पा रहे हो, अप्रिशिएट कर पा रहे हो, ठीक है, समझ में आ रही है बात, ये क्लियर है। तो कितना आसान सवाल है, अगर आप इसका प्रॉपर डायग्राम एक बना लेते हो या समझ पाते हो इस सवाल के एसेंस को, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारे एंगल 60 डिग्री हैं, तो बहुत कुछ है जो आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फ्लावर बेड हैज एन एरिया ऑफ 125 375 एंड 250 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। तो शायद 3 अलग अलग एरियाज हैं, इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू अगर कुछ करेक्शन है तो आप बता दीजिएगा, पर लॉजिक हम इसका समझ लेते हैं, ठीक है। तो एक फ्लावर बेड है जिसके एरियाज हैं 125 375 एंड 250 स्क्वायर मीटर्स। व्हाट इज द मैक्सिमम रोज ऑफ फ्लावर्स अ फार्मर कैन ग्रो इफ द विड्थ ऑफ अ रो इज 3 स्क्वायर मीटर्स, यानी कि अगर एक जो रो है उसका विड्थ, बेसिकली विड्थ नहीं है ये, उस विड्थ का एरिया है विच इज 3 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। तो अगर एक हमारा एरिया, एक रो का जो एरिया है दैट इज 3 स्क्वायर मीटर्स, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितनी रोज एक फार्मर ग्रो कर सकता है। तो पहले वाले में 125 स्क्वायर मीटर में कितनी रोज ग्रो होंगी, 125 डिवाइड बाई 3, रोज तो इंटीजर पार्ट में ही ग्रो होंगी, टोटल कितना वैल्यू आएगा इसका, इंटीजर पार्ट में ही ग्रो होंगी 3 से, दिस विल बी 41 रोज, ठीक है, 41 रोज आएगा, इंटीजर में ही आएगी, फ्रैक्शन में थोड़ी आएगी। फिर दूसरे वाले में 375/3, यहां पे वैल्यूज आएगी 125 रोज, ये तो एग्जैक्टली डिविजिबल है 3 से। लास्ट वाला है 250/3, यहां पे आएगा 83 रोज, ठीक है। 41 इंटू 2 नहीं होगा, या डिवाइड करोगे 83 पॉइंट समथिंग आएगा, इंटीजर में ये वैल्यू लेनी तो 83 आ जाएगा। टोटल वैल्यू कितना आएगा, इन सबको ऐड कर देंगे, 41 प्लस 124 प्लस 83, तो ये वैल्यू आएगा 120 प्लस 200 240, एक सेकेंड 248 आ रहा है वैल्यू, पहले वाले में कितना आएगा, 41 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 125 आएगा, 125 आएगा, 124 क्यों लिख दिया है यहाँ पे, तो दिस इज 125, टोटल हमारा आ जाएगा 249 रोज बनेंगे, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कुछ वैल्यूज में फर्क था तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, शायद लैंग्वेज में कुछ कहीं पे रह रहा हूँ, पर अगर ये लैंग्वेज थी तो इसका आंसर यही रहेगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 इज अ पर्सन ऑब्जर्व्स द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ पॉइंट. द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 degrees. He moves 500 meters towards the building and the angle of elevation of the top of the building changes to 75 degrees. So we have to find the height of the building. तो बेसिकली डायग्राम यहाँ पे क्या बनेगा कि एक पॉइंट से अ पर्सन इज ऑब्जर्विंग टॉप ऑफ अ बिल्डिंग. बिल्डिंग है या पोल है जो भी है, ठीक है. तो टॉप ऑफ बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्रीज का. देन ही मूव्स क्लोजर और अब जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 75 डिग्रीज का. इफ दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, तो ए बी डिस्टेंस हमें गिवन है 500 मीटर्स के बराबर है. और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हाइट क्या होगी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या होगी. तो अगर हाइट h है तो h की वैल्यू क्या होगी. दिस इज अवर क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में एक चीज जो थोड़ा सा इसको मुश्किल बनाती है, जिस वजह से काफी लोगों को परेशानी हुई होगी, दैट इज 75 डिग्रीज का एंगल. कि 75 डिग्रीज के एंगल के लिए हम वैल्यू कैसे निकालें या tan की वैल्यू कैसे निकालें. ठीक है. तो tan ऑफ 75 डिग्रीज इज √3 + 1 अपॉन √3 - 1. ठीक. बट अगर आप इसको याद नहीं रख पाते हो या नहीं याद है आपको, तो क्या करते आप या क्या कर सकते थे, या आगे क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे. तो इसको लिख सकते हैं tan ऑफ a + b, यहाँ पे कि a हो जाएगा 45, b हो जाएगा 30. तो दिस विल बी tan ऑफ 45 + 30, यानी कि tan ऑफ 45 + 30 यानी tan a + tan b का tan a + b का फॉर्मूला क्या होगा. tan a यानी tan ऑफ 45 + tan b विच इज tan ऑफ 30 अपॉन 1 - tan a tan b. तो ये वैल्यू आ जाएगी tan 45 इज 1, tan 30 इज 1 अपॉन √3 अपॉन 1 - 1 अपॉन √3. √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे तो ऊपर आ जाएगा √3 + 1, नीचे आ जाएगा √3 - 1. क्लियर है. ठीक है. सो परपेंडिकुलर हमारा ये वैल्यू दिस विल बी √3 + 1 और दिस वैल्यू विल बी √3 - 1 इंटू एक्स मान लेते हैं. ठीक है. क्लियर है. साथ में हमको गिवन है क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री का है, 30 डिग्री के सामने वाला जो साइड है, इफ दिस इज √3 + 1 इंटू एक्स, या जो भी ये साइड होता है, हमें पता है कि बेस उस केस में या 60 के सामने वाला साइड दैट विल बी √3 टाइम्स ऑफ दिस. भाई 30 60 90 वाले ट्रायंगल में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक है. ये 30 के सामने वाला साइड अगर हमारा 1 यूनिट है तो 60 के सामने वाला साइड हमारा √3 यूनिट होगा, उसका √3 टाइम्स होगा. क्या ये बात समझ में आती है. ठीक है. सो ये जो पूरा वैल्यू है हमारा ए से लेके बेस तक का, दैट विल बी इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ √3 - √3 + 1x, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगा 3 + √3 इंटू एक्स. तो क्या यहां से आप ए बी डिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो. दिस ए बी विल बी इक्वल टू 3 + √3x माइनस √3 - 1x. √3x से √3x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा ये 3x + x विच इज इक्वल टू 4x, और 4x इज इक्वल टू 500 मीटर्स, यानी कि x इज इक्वल टू 125 आ गया. हाइट हमारी आ जाएगी √3 + 1 इंटू 125. सो दिस विल बी अवर आंसर. क्या ये बात क्लियर होती है. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. इज दैट क्लियर. ठीक है. समझ में आती है बात. कैलकुलेशन अगेन आई हैव ट्राइड कि जितना कम से कम आपको कैलकुलेशन करना पड़े. तो बहुत ज़्यादा रैशनलाइज करना है, बाकी चीज़ों में फोकस नहीं करना है, आपको स्ट्रेट अवे रेशियोज में काम करना है. और हाइट एंड डिस्टेंस पे अभी सेशन आज या कल में मैं अपलोड कर दूंगा, जिसमें कि हम कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जो कि रिलेटेड होंगे, एग्जाम में आ सकते हैं. तो वहाँ पे हम एक बार रेशियोज में और कितना अच्छे से काम कर सकते हैं, एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लोगे, आप उस सेशन को प्रॉपर्ली देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा. ठीक है. बिकॉज हाइट एंड डिस्टेंस इज वेरी पॉपुलर, और मैंने एक्सपेक्ट किया था, इतना नहीं एक्सपेक्ट किया था कि एक सेशन में 3 क्वेश्चन आ जाएंगे. इसमें तो नहीं आया, बट अगले वाले शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आए. तो बट स्टिल ये है कि ये तो डेफिनेट है कि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस डेफिनेटली हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेंगे. एटलीस्ट 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पर 2 या 3 भी देखने को मिल सकते हैं. तो उस टॉपिक को प्रॉपरली आपको प्रिपेयर कर लेना, अगर अभी तक आपने तैयार नहीं किया है तो. और 15 डिग्री 75 डिग्री इन सब चीज़ों में भी कंफर्टेबल हो जाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है, if male population above education index for UP is 1.6 lakhs, then find the total population of UP in lakhs approximately. और ये हमें डेटा गिवन है. तो यूपी के लिए अगर हम बात करें, 16% पॉपुलेशन है बिलो एजुकेशन इंडेक्स, और क्वेश्चन हमसे कह रहा है अबव एजुकेशन इंडेक्स जो मेल पॉपुलेशन है दैट इज 1.6 लाख, यानी कि अबव एजुकेशन इंडेक्स की पॉपुलेशन कितना है
अगर बिलो 16% है तो अबव वाली 84% होगी टोटल। और मेल और फीमेल का रेशियो दिया है 5:1 का, यानी कि टोटल 6 में से 5 मेल्स हैं, यानी कि मेल्स की पॉपुलेशन कितनी होगी 84% का 5/6 विच इज 70%। तो 70% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज 1.6 lakhs, यानी कि 160,000। तो टोटल पॉपुलेशन क्या होगी, दैट विल बी 160,000 इंटू 100/70 या 10/7, यानी कि 1600 अपॉन 7,000 विच इज 200/1600 क्या 1400 प्लस 200, यानी कि 2 एंड 2/7 लैक्स आ रहा है ये वैल्यू। ठीक है, तो दिस विल बी 2.28 ऑप्शन ए। ठीक है, अगर 1.6 लैक्स में देखते हो 1.6 इंटू 10/7 यानी कि 16/7 विच इज 2 एंड 2/7 2.28। इजी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन कंप्लीटली मिल नहीं पाया है ये जो क्वेश्चन है। बाकी तो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं और आई गेस कि सारे सही डिस्कस किए होंगे। सुमित ड्राइव्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 km/h। इस क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज क्लियर नहीं है, बट प्रॉब्ली शायद इसका आंसर 1.8 आवर्स का डिफरेंस है या 1 hour 48 minutes है। देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज मुझे पता नहीं है, कमेंट में अगर आप मेंशन कर दोगे तो बाकी लोगों के लिए हेल्प हो जाएगा। ठीक है, इतना ही रखते हैं इस सेशन में। आई बिलीव सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा, विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। अगर सेशन पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से भी जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप 17 या 22 को एग्जाम दे रहे हो तो आप समझ गए हो किस तरह का डिफिकल्टी और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि ऐसा ही पैटर्न फॉलो करें, बट कुछ कुछ चीज़ें तो डेफिनेटली आप ऑब्जर्व करके समझ सकते हो। ठीक है, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस के टॉपिक को अगर आपने अब तक तैयार नहीं किया तो जरूर कर लेना है। और प्रोबेबिलिटी वगैरह ये सब हर एक साल क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पीएनसी, तो इनको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है अगर आपने अब तक नहीं किया हुआ है तो, बिकॉज अगर सिलेक्शन लेना है तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, इस सेशन में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।